हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। माई सेल्फ आभा गुप्ता सेरीवाल। चैप्टर 4 अकाउंट का, जिसके ऑब्जेक्टिव हमने अभी अभी सॉल्व किए। अब हम इससे संबंधित कुछ थ्योरी देखेंगे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आती है। वेरी शॉर्ट आंसर में, अति लघुत्तरी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारा, नए साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है। जब भी किसी भी फर्म में पुराने साझेदारों की सहमति से किसी नए व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो उसे नए साझेदार का प्रवेश कहा जाता है। त्याग अनुपात को समझाइए। नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के द्वारा किया जाने वाला त्याग का अनुपात कहलाता है, क्योंकि जब भी कोई नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदारों का जो अनुपात है वो परिवर्तित हो जाता है। पहले की तुलना में उन्हें लाभ की राशि कम मिलने लगती है, तो जो राशि वो उनको कम मिलती है, जितना वो त्याग करते हैं, जितने हिस्से का वो अपने हिस्से में से नए साझेदार के लिए त्याग करते हैं, वो त्याग का अनुपात कहलाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को लेकर बनाया जाता है। जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस फर्म की विद्यमान संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करवाया जाता है, और पुनर्मूल्यांकन के कारण जो मूल्य में कमी या वृद्धि होती है उसको लेकर जो खाता बनाया जाता है वो पुनर्मूल्यांकन खाता कहलाता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं अति लघुत्तरी, ये 2-2 नंबर में आते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन आपको उसमें लिखना है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको नहीं लिखना है। नए लाभ विभाजन अनुपात और त्याग के अनुपात में अंतर बताइए। आप देखिए, नया जो अनुपात होता है वो, और जो पुराना अनुपात होता है वो त्याग का अनुपात, उन दोनों में क्या अंतर है? जो नया अनुपात होता है वो नए साझेदारों का होता है, और त्याग का अनुपात जो होता है वो पुराने साझेदारों का होता है। मतलब इसमें नए साझेदार को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ख्याति के संबंध में लेखांकन प्रमाण 10 का क्या प्रावधान है? ख्याति के संबंध में लेखांकन प्रमाण 10 में ये प्रावधान दिया गया है कि ख्याति का लेखा पुस्तकों में तभी करना चाहिए जबकि ख्याति की राशि साझेदार के द्वारा नगद दी गई हो। अगर उसका नगद भुगतान नहीं किया गया है तो उसका लेखा ख्याति की पुस्तकों में, फर्म की पुस्तकों में नहीं किया जाना चाहिए। जो भी अच्छी फर्म होती है वो ख्याति खाते को तुरंत अप्लिकित कर देती है। जैसे ही उसका काम खत्म होता है ख्याति खाते को अप्लिकित कर देते हैं। मतलब जो फर्म का चिट्ठा होता है, बैलेंस शीट होती है, उसमें इस राशि को दिखाया नहीं जाता है। इसके बाद देखिए आप, एक साझेदारी फर्म में नए साझेदार की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? अब नई साझेदारी में नए साझेदार को क्यों लिया जाता है? क्या कारण है कि एक नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है? नंबर 1, पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए। जब भी साझेदारी फर्म में पूंजी की कमी होती है तो उसके लिए नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है। नंबर 2, स्पेशल योग्यता वाले व्यक्ति का लाभ लेने के लिए, कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए, पुराने साझेदार की निवृत्ति होने पर, अगर किसी पुराने साझेदार ने फर्म से रिटायरमेंट ले लिया है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए, कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए, जो कर्मचारी अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको फर्म में साझेदार बना लिया जाता है। इसके अलावा विदेश में शाखा खोलने पर, अगर साझेदारी फर्म ने विदेशों में कोई शाखा खोली है तो वहाँ के व्यापार को देखने के लिए वो फर्म में किसी को साझेदार बना सकते हैं। तो ये सब कारण हैं फर्म में नए साझेदार को प्रवेश देने के। अब नए साझेदार के प्रवेश के समय कौन कौन से समायोजन हैं जो फर्म को करना पड़ते हैं? सबसे पहले जो समायोजन है वो है नए साझेदार की पूंजी। नए साझेदार की पूंजी क्या होगी? उसके लाभ विभाजन का अनुपात क्या होगा? ख्याति की राशि का समायोजन किया जाएगा या नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाएगा? इसके अलावा फर्म की संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा?
यदि आवश्यकता पड़ी तो क्या पूंजी का समायोजन करना है या यथेष्ट पूंजी साझेदारों के द्वारा बुलवाना है। जब भी नया साझेदार प्रवेश लेगा तो फर्म की जो भी अवितरित लाभ, संचय, कोष, हानि जो भी है उनका लेखा किस प्रकार से होगा। ये सारी चीज़ें कब की जाती हैं? जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है, तो ये सारे समायोजन फर्म को करना होते हैं। उसके बाद है पुनर्मूल्यांकन का लेखा करने के लिए कौन सी नकल प्रविष्टियां की जाती हैं। पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नकल प्रविष्टियां हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में भी की हैं, है ना। तो संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर, अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो एंट्री होगी असेट्स अकाउंट ER टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह से जब संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू असेट्स अकाउंट। दायित्व में कमी होने पर, दायित्व में अगर कमी होती है तो लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दायित्व में वृद्धि होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटीज अकाउंट। और अगर रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है तो सभी पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। ठीक, ये थी हमारी पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नकल प्रविष्टियां, जिसमें संपत्ति का मूल्य बढ़ने पर असेट्स डेबिट होगा और संपत्ति का मूल्य कम होने पर असेट्स क्रेडिट होगा। उसी तरीके से अगर लायबिलिटी है और लायबिलिटी में किसी तरह की कमी हो रही है तो वो डेबिट हो जाएगी, और अगर उसमें कोई वृद्धि हो रही है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। और रिवैल्यूएशन से होने वाले लॉस के लिए, अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये थी आपकी रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नकल प्रविष्टियाँ।